हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है कॉलेज नॉलेज केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल मोलर क्वांटिटीज या फिर हम उसको पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज भी बोल देते हैं, है ना। समझेंगे क्या होता है पार्शियल मोलर क्वांटिटीज या फिर पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में समझने वाले हैं क्या होता है, कैसे होता है, और हम पार्शियल मोलर एंट्रोपी की बात करें कि पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, पार्शियल मोलर एंथैल्पी, सबका हम कैसे डेरिवेशन करेंगे इस वीडियो लेक्चर में हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। आपको पार्शियल मोलर क्वांटिटी से लेकर जो भी डाउट्स हैं इस वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज या फिर पार्शियल मोलर क्वांटिटीज एक ही है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम जितना हम जानते हैं ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम के बारे में, है ना। तो मान लेते हैं ये हमारा एक क्लोज्ड सिस्टम है। हम जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम की बात करें तो एक सिस्टम है, सिस्टम में क्या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं क्लोज सिस्टम में नो एक्सचेंज नहीं होता है। किसका नहीं होता है? आपका मास का एक्सचेंज नहीं होता है, याद रखेंगे। मास का नो एक्सचेंज नहीं होता है। एक्सचेंज किसका होता है? ओनली एनर्जी कैन एक्सचेंज। क्या है? ओनली एनर्जी एक्सचेंज लिखते हैं। ये हो गया आपका क्लोज सिस्टम का प्रॉपर्टीज। हम जानते हैं ना क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास और एनर्जी में से एनर्जी का एक्सचेंज होता है। किसके साथ? देखो ये हमारा ये सिस्टम है क्लोज सिस्टम, जैसे मैंने लिखा बाहर क्या होगा, सराउंडिंग्स होगा। बाहर होगा आपका सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स के साथ किसका एक्सचेंज होता है? आपको ओनली एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मास का एक्सचेंज नहीं होता। ये हो गया क्लोज सिस्टम। तो हम जितना भी थर्मोडायनेमिक्स में हमने गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, ये सब का जो भी डेरिवेशन हमने देखा है, जो भी फार्मूलाज देखे हैं, ये सब क्या क्लोज सिस्टम के लिए डिफाइन होता है। अब हम बात करेंगे, है ना, जैसे हम लिखते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, इस टाइप से इक्वेशन हमने पढ़ा है। ऐसे बात एंथैल्पी के लिए भी पढ़ा है, डी एच इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डेल वी। तो ये सब जो इक्वेशन हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में, नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं, ये सब क्लोज सिस्टम की बात करता है। जब क्लोज सिस्टम है जहां पर एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तब की बात करते हैं। लेकिन अब हम जो पार्शियल मोलर क्वांटिटीज जो पढ़ते हैं ना, ये हम ओपन सिस्टम की बात करेंगे। तो ये मान लेते हैं ये हमारा ओपन सिस्टम है, ठीक है, ये ओपन सिस्टम है। तो ओपन सिस्टम का प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे यहाँ पर। इसमें भी बहुत सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। ओपन सिस्टम है तो इसमें भी क्या बहुत सिस्टम है, सिस्टम के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसमें क्या होगा, मास एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी एक्सचेंज होगा। किसके साथ? एक्सचेंज बिटवीन सराउंडिंग्स एंड सिस्टम, बिटवीन सराउंडिंग्स, विथ सराउंडिंग भी लिख सकते हैं, ठीक। तो क्या हो रहा है इसमें, ओपन सिस्टम के केस में मास भी एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ, सिस्टम और सराउंडिंग्स बीच में, और एनर्जी भी एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में। तो इसी सिस्टम को हमें पढ़ना है, ओपन सिस्टम को। तो ओपन सिस्टम को पढ़ेंगे तो जैसे मैंने बोला कि मास का भी एक्सचेंज होगा। तो मास का एक्सचेंज होने का मतलब यही है कि इस सिस्टम में जो भी कंपाउंड्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी मिक्सचर्स में जितने भी कंपाउंड्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स, उसका भी एक्सचेंज होगा अब किसके साथ? तो सराउंडिंग के साथ। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो अभी तक हम लोग जो नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स हम जो पढ़ते हैं, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, जैसे ऊपर बताओ क्लोज सिस्टम पे काम करता है। तो क्लोज सिस्टम में काम करने की वजह से हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स हो गए मॉलिक्यूल्स के, है ना, नंबर ऑफ मोल्स या फिर कंपोनेंट्स बोलते हैं या फिर मिक्सचर्स बोलते हैं, उसके मास वाले पोर्शन को हमने नेग्लेक्ट कर दिया था। लेकिन अब क्या करेंगे, ओपन सिस्टम के हम केस में चलेंगे, तभी इस केस में हम मास को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो डेल्टा जी का जो वैल्यू है, तो हम देखेंगे एक्सप्रेशन हमारा जैसे आता है डेल्टा जी में माइनस, है ना, माइनस एस डेल्टा टी प्लस पी डेल वी आता है, प्लस यहाँ पर एक एन आई, सॉरी म्यू आई एन आई करके एक टर्म आ जाता है। मतलब एन आई मतलब समझेंगे अभी नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे बताने का सिंपल फंडा यही है कि इतना से लेकर के यहाँ तक आपको सिंपल जो पहला वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को तो हमने डील कर चुके हैं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन अब पार्शियल मोलर क्वांटिटीज में आते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है समेशन के फॉर्म में, जो हम इस वीडियो लेक्चर में देख लेंगे क्या एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मास का एक्सचेंज कर रहा है सिस्टम, इसीलिए आ रहा है सराउंडिंग के साथ। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लेंगे, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम। तो अब हम ओपन सिस्टम की बात करने वाले हैं। चलिए अब समझते हैं पार्शियल मोलर क्वांटिटीज या प्रॉपर्टीज के बारे में। ये हमारा बेसिक हो गया सिस्टम के बारे में, है ना। तो इसको समझने से पहले हम देखो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, या फिर एक सिंपल सा हम इसको समझने से पहले एक डेरिवेशन कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। नीचे में एक डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद हम आते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा एक सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, ठीक। क्लोज सिस्टम में बहुत सारे इसमें क्या है, आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो कैसा है, क्लोज
सिस्टम है, ठीक है, क्लोज सिस्टम है। तो अगर मैं इस सिस्टम की कोई भी प्रॉपर्टीज के ले लूँ, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, चाहे इंटरनल एनर्जी, चाहे गिब्स फ्री एनर्जी, चाहे गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, ये सब क्या हमारे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग। इसमें किसी को भी मैं कैलकुलेट करना चाहूँ इस सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए, तो हमें क्या करना, सॉरी ओपन सिस्टम है ये ना, ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग। ओपन सिस्टम है, एक सिस्टम लिया मैंने, ओपन सिस्टम लिया है, तो ओपन सिस्टम के लिए मैंने क्या कर रहा हूँ इस बार, आपके इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी या फिर एंथैल्पी, ये सबको अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको फंक्शंस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब समझते हैं क्या लिखेंगे इसको। जैसे मान लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी में कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ जी, तो ये फंक्शन आप लेना पड़ेगा मुझे, टेम्परेचर, प्रेशर, और अगर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं तो N1, N2, N3 ऐसे करके हमारे पास n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, जिसको Ni लिख देते हैं, मान लेते हैं भी Ni या फिर Nk लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हम गिब्स फ्री एनर्जी निकाल रहे हैं। इस सिस्टम में बहुत सारे क्या है, कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स है मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, तो N1, N2, N3, N4, Nk हमने ले लिया। तो यहाँ पर N1, N2, N3 क्या है, मोल्स हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, N1 अलग है, N2 अलग है, तो नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो इस टाइप के अगर फंक्शन की बात हम करेंगे, जहां पर गिब्स फ्री एनर्जी को अगर निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर और प्रेशर तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे हम बनाएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स को लेना पड़ेगा। तो इस टाइप के सिस्टम अगर हम बनाते हैं, इसके बाद आगे अभी इसको मैं सॉल्यूशन करूंगा, कैसे हम इसको केमिकल पोटेंशियल निकालेंगे, क्या है इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं अभी। तो अब यहाँ तक सिस्टम में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं है ना, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, इसको कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इसी गिब्स फ्री एनर्जी की बात करूं तो इसको फंक्शन ले लेता हूं, जी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, मैं ले लेता हूं टेम्परेचर, प्रेशर का फंक्शन ले लेते हैं। और अब देखो यहां पर मैंने N1, N2, N3, N4 बहुत सारे नंबर ऑफ मोल्स ले रहा हूं। तो हम जनरली अपने इजी करने के लिए हम किसी भी सिस्टम का कंपोनेंट्स को दो कंपोनेंट्स लेके चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी मिक्सचर। क्या बोलते हैं, बाइनरी मिक्सचर। मतलब है हम ये मान लेते हैं कि सिस्टम में दो ही टाइप के नंबर ऑफ मोल्स या कंपोनेंट्स हैं, इसमें है ना, दो ही टाइप के कंपोनेंट्स हैं, एक को बोलते हैं Ni और दूसरा बोलेंगे Nj। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, दो कंपोनेंट्स के सिस्टम है, तो दो कंपोनेंट के सिस्टम होने की वजह से इसको बाइनरी मिक्सचर बोला जा रहा है। क्योंकि अगर हम बहुत सारे कंपोनेंट्स ले लेंगे N1, N2, N3, N4, Nk तक, तो हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करना। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको आसान कर देते हैं। आसान करने की वजह से हम बाइनरी मिक्सचर लेकर के कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें मान के चलते हैं कि दो कंपोनेंट्स है Ni और Nj। तो इस केस में अब देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के केस में, तो गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन किसका किसका है, टेम्परेचर, प्रेशर और Ni और Nj का फंक्शन है। तो अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें करना पड़ेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन लिख देते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है इसका हमें, किसका, जी का। तो क्या लिखेंगे, dg पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो सबसे पहले dg लिखेंगे और t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल्टा t लिखते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट लिखेंगे। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, Ni आपका कांस्टेंट रहेगा, Nj आपका कांस्टेंट रहेगा, और लिखते हैं हम लोग dt इस फॉर्म। फिर प्लस लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे डेल्टा g या फिर dg बोलेंगे, और इस बार प्रेशर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस बार टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, Ni कांस्टेंट होगा ही, और Nj भी कांस्टेंट होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं dp। फिर हम लोग देखो अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट के फॉर्म में करेंगे, तो d और dni ले रहे हैं, तो इस बार i के रेस्पेक्ट में, तो i कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो इस बार क्या कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा, प्रेशर आपका कांस्टेंट होगा, और एक Nj वाला टर्म भी आपका कांस्टेंट होगा। तो इसको लिखेंगे dni प्लस लास्ट है dg, और dnj के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dnj लिखेंगे, और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, प्रेशर और आपका Ni वाला कांस्टेंट होगा, वो कहलाएगा dnj कहलाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन इसको करते हैं, है ना। अब हम जो पार्शियल मोलर क्वांटिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम ऑलवेज हम देखेंगे तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है ना, उसको डिफाइन ही हम करेंगे अभी, हम ऊपर में देखेंगे कि डेफिनेशन में लिखना भी क्या है ना, तो उसको भी हम समझेंगे अभी। तो हम किस में करते हैं, मेनली पार्शियल एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे करते हैं। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कर देंगे, अगर P हमारा कांस्टेंट है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है ना, क्या है, प्रेशर हमारा
कांस्टेंट है तो हमारा dp क्या होगा, जीरो होगा, प्रेशर चेंज जीरो होगा। वैसे सेम अगर टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो डेल्टा टी भी क्या होगा, जीरो होगा। तो आप इक्वेशन में देखें यहाँ वाले इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में ये डेल्टा टी है तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, और डेल्टा पी तो ये वाला टर्म जीरो हो गया। तो ये दोनों टर्म क्या हो गए, जीरो होने की वजह से ये पूरा टर्म ही क्या हो जा रहा है, जीरो, ये भी पूरा टर्म क्या हो जा रहा है, जीरो। तब क्या हो जाएगा, डी जी इज इक्वल टू लिखेंगे, जो दोनों टर्म बचे हमारे पास थर्ड और फोर्थ है ना, तो डी जी इज इक्वल टू डी एन आई है, इस बार टेम्परेचर, प्रेशर और एन जे क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर, प्रेशर और एन जे आपका कांस्टेंट है तब के केस में। और इसके बाद क्या लिखेंगे, इस और यहाँ पे बचा है डी एन आई प्लस क्या बचा यहाँ पे, डी जी और डी एन जे बचा है ना, रिस्पेक्ट में। यह है टेम्परेचर, प्रेशर और इस बार एन आई कांस्टेंट है डी एन जे। तो ये जो टर्म आया ना, आपको ये वाला बता दूं, आपको ये वाला जो टर्म आया है यहां से लेकर के यहां तक, विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में आया है, ये आपके एन आई के रेस्पेक्ट में, यही हमारा क्या कहलाता है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज कहलाता है। क्या कहलाता है, यहां पे लिख देते हैं, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। क्या कहला रहा है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज कहला रहा है। बस यहाँ पे क्या है, गिब्स एनर्जी है, जी है, तो इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी बोल देंगे, है ना। किसको, ये भी है आपका सेम समझिए, इसको भी हम बोलेंगे, ये भी क्या है हमारे यहां से लेकर यहां तक भी, इस बार क्या है हमारा कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएशन किया है। एक बार आई के रेस्पेक्ट में दो कंपोनेंट हम लेके चल रहे हैं, अगर एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं तो एन नंबर ऑफ अब dg बाई डी एन वन, dg बाई डी एन टू, ऐसा करके आप बहुत सारे लिख सकते हैं ना, हम दो कंपोनेंट्स के फॉर्म में डिफाइन कर दिए हैं। तो ये हमारा क्या कहला रहा है, दोनों कहला रहा है। इसको भी हम बोल सकते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, और ये वाला इक्वेशन को भी बोल सकते हैं जो है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। तो किसी को भी लिख लेते हैं यहाँ पर, डेल्टा जी इज इक्वल टू डी एन आई। तो देखो डी एन आई के रेस्पेक्ट में मैंने किया हूँ डिफरेंशिएशन, तो टेम्परेचर, प्रेशर और एन जे को कांस्टेंट रख दिया हूँ। तो यहाँ पे क्या ये हमारा है गिब्स फ्री एनर्जी, जी को किससे बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं जी को। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ऐसी अभी हम लोग अलग अलग बहुत सारे देखेंगे एंट्रोपी एंथैल्पी के लिए। तो ये मैं बेसिकली यहाँ पे बता दिया आपको कि कोई भी क्लोज ओपन सिस्टम में है ना, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हमने बाइनरी मिक्सचर के फॉर्म में लेके चला है। तो अगर जी को हमने फंक्शन के फॉर्म में ले लिया, इस जी को हमने क्या किया, फंक्शन के फॉर्म में लिया, टेम्परेचर, प्रेशर और एन आई और एन जे के फॉर्म में, 30 टाइप से इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन किए, फिर एट कांस्टेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे किए तो हमें दो वैल्यूज मिला, बाकी जीरो हो गया। तो यही हमारा कहता है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। अब हम इसका डेफिनेशंस को समझते हैं कि कैसे आपको लिखना कैसे है। तो यहाँ पर देखिए आप लिखा होगा पार्शियल मोलर क्वांटिटीज या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड आई। देखो हमने आई के लिए डिफाइन कर रहे हैं, डी एन आई के रेस्पेक्ट में मैंने अभी डिफरेंशिएशन किया था ना। तो पार्शियल मोलर क्वांटिटीज ऑफ एनी कंपाउंड आई इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो देखो यहाँ पर एक पहले हम लिख भी देते हैं, तो क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखते हैं पहले। अगर हम जी पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, या इसको नॉर्मल ले लेते हैं, वाई आई ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डी वाई बाई, या डो बोले या फिर डी बोले, है ना, चलो डी लिखते हैं, इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी एन आई, एन आई है ये, और टेम्परेचर, प्रेशर और एन जे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये हमें शो कर रहा है आपका पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को। अब देखो यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं मैं, है ना। तो देखो सबसे पहला पढ़े पार्शियल मोलर क्वांटिटीज ऑफ कंपोनेंट आई, आई कंपोनेंट के लिए मतलब डी एन आई के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे देखो डी एन आई के रेस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसको लिख रहे हैं आई इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज। तो देखो वाई क्या है हमारा, वाई क्या है हमारा, कोई भी प्रॉपर्टीज है। मैंने बोला प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, जी हो सकता है, एच एंथैल्पी हो सकता है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी हो सकता है, इंटरनल एनर्जी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है ना। तो इसमें से कुछ भी चीज है वाई, वो प्रॉपर्टीज का रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब डी वाई मतलब का मीनिंग क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज हो रहा है। ऊपर में लिखा है विथ चेंज इन अमाउंट या मोल ऑफ कंपाउंड, किसके साथ हम इसको चेंज करा रहे हैं, तो नीचे में डी एन आई, डी एन आई क्या है, अमाउंट है उसका, मोल है। तो डेफिनेशन में ही आप क्लियर है कि किसी भी प्रॉपर्टीज का चेंज क्या बोला, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज मतलब डी लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज विद रेस्पेक्ट टू
नंबर ऑफ मोल्स। तो एन आई को मैंने क्या बोला है, ये हो गया आपका dy बाई डी एन आई, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज विथ चेंज इन अमाउंट ऑफ कंपाउंड। अमाउंट जहां पर अमाउंट मोल्स या कंपोनेंट्स आएगा वो एन से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो वेन, अब उसके बाद क्या देखो, वेन टेम्परेचर प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम्स आर कांस्टेंट। देखो टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट लिखा, प्रेशर को कांस्टेंट लिखा, और अदर कंपोनेंट्स क्या हमारे पास एन जे है। दो सिस्टम की बात कर रहा हूं, बाइनरी मिक्सचर में दो सिस्टम मैंने बात किया, तो डी एन आई लिया, डी एन आई और एन जे, आई और जे दो कंपोनेंट्स है, आई और जे। तो आई और जे में आई के रेस्पेक्ट में मैंने किया, तो टेम्परेचर प्रेशर एन जे को कांस्टेंट लिख दिया, या फिर आप दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं, डी वाई लिख सकते हैं और डी एन जे भी लिख सकते हैं इसको, बस टेम्परेचर प्रेशर, और इस बार एन आई को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये कहलाता है आपका पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। तो इसका नॉर्मल अगर देखा तो ये ऐसा इस फॉर्म में लिखेंगे इसको, ये इसका जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है ये, वाई आई इज इक्वल टू डी वाई बाई, वाई को कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल वाई है ये भी कैपिटल वाई है, ठीक है, कैपिटल वाई है ये, बाई डी वाई बाई डी एन आई, टेम्परेचर प्रेशर और एन जे करके आप इसको लिखेंगे, ठीक। अब समझ में आ गया होगा। अब अगला डेफिनेशन सेम देख लेते हैं, एक तो इस टाइप से लिख सकते हैं ऊपर वाला, दूसरा लिख सकते हैं दिस इज द रेट ऑफ एट विच प्रॉपर्टी वाई आई चेंजेस विद द अमाउंट ऑफ स्पीसीज आई। सेम चीज है ना, किसका चेंज, रेट एट विच प्रॉपर्टी वाई आई चेंज हो रहा है, आपको दिख रहा है वाई आई डी वाई चेंज हो रहा है, वो किसके साथ, कंपोनेंट आई के साथ, एडेड टू द मिक्सचर एज द टेम्परेचर प्रेशर एंड अमाउंट्स ऑफ ऑल अदर स्पीसीज आर केप्ट कांस्टेंट। तो अदर स्पीसीज जो भी है उसको कांस्टेंट, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट, तो इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर प्रेशर एंड कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। तो ये हो गया आपका नॉर्मली डेफिनेशन, मैंने यहाँ पे समझा दिया है। एक बार मैं और इसको रफली एक बार कंप्लीट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए, ठीक है, कि क्या है एग्जैक्ट में आपका प्रॉपर्टीज। तो वाई आई हमारा एक प्रॉपर्टीज है, वाई आई को मत सोचो, वाई हमारा क्या है, वाई हमारा है कुछ भी हो सकता है, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, या फिर इंटरनल एनर्जी, कुछ भी हो सकता है। वाई आई कहने का मतलब यह है कि आई कंपोनेंट के हम आई कंपोनेंट के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो डी वाई लिखेंगे, डी वाई होगा डी एन आई लिखेंगे, डी एन आई। देखो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका प्रॉपर्टीज वाई किसके रेस्पेक्ट में, नीचे विद द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स या कंपाउंड्स, जहां पर टेम्परेचर प्रेशर और अदर कंपोनेंट जो कि जे है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो इस फॉर्म में अगर लिख देते हैं तो ये हमारा कहला जाता है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज कहला जाता है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, हम ओपन सिस्टम की बात करें तो ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है कि एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स एक्स्ट्रा है। टेम्परेचर प्रेशर के रेस्पेक्ट में तो हम लोग नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स में भी करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, हम नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एन आई एन जे के फॉर्म में। ये हमारा कहला जाता है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा वाई जे लिख सकते हैं, वाई जे, जे कंपोनेंट के फॉर्म में अगर करेंगे तो डी वाई लिखेंगे और आपको डी एन जे लिखना होगा यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा टेम्परेचर प्रेशर और एन आई। तो ये भी आपका एक पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है। अब इसमें y इज इक्वल टू डेल्टा जी डेल्टा एस ई एस कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है द सिंबल वाई आई किसको प्रेजेंट करता है, वाई आई इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या है, एक प्रॉपर्टीज है, मतलब अलग अलग ये चार जो मैंने प्रॉपर्टीज बताया ये है, होमोजीनियस मिक्सचर है ना। और सबस्क्रिप्ट आई किसके लिए है, आइडेंटिफाई द कंस्टिट्यूएंट स्पीसीज ऑफ द मिक्सचर। तो कौन से कंस्टिट्यूएंट की बात कर रहे हो आप उस मिक्सचर में, उसके लिए हम इसको सबस्क्रिप्ट में आई लिखते हैं। जैसे कि मैंने बोला डी एन आई, आई और जे दो कंपोनेंट्स थे, दो नंबर बाइनरी मिक्सचर था तो आई और जे था, तो उसमें से आई को लिख रहे हैं तो इसलिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए है, ठीक। तब इसको हम और इसको जनरलाइज कर देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज दैट इज क्या है, ई क्या है हमारा, इंटरनल एनर्जी लिख देते हैं, इंटरनल एनर्जी है ई। आपका ए क्या है, तो हेल्म गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी बोल देंगे, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ठीक है। तो वैसी ए आपको पता है, जी तो आपको पहले से पता है, जी क्या होता है हमारा, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी है ना। और एच एंथैल्पी है, एस एंट्रोपी है, सी हीट कैपेसिटी। आर द स्टेट फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन ओनली टू ऑफ द स्टेट वेरिएबल्स। देखो वेरिएबल्स मैंने पहले भी बताया है अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम में सब क्या है, वेरिएबल्स होता है। तो ये बोल रहा है ओनली डिपेंड ऑन टू वेरिएबल्स है सब, तो हम यहाँ पे मेनली यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर को लेके चलते हैं।
ऑफ द सिस्टम एंड अमाउंट ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द सिस्टम। ये हो गया थर्मोडायनामिक, किस पे डिपेंड करता है, वो दो वेरिएबल्स टेम्परेचर और प्रेशर और बाकी अमाउंट्स पे। तो एक एक करके हम सभी का पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर लिखेंगे, हमें करना कैसे, सेम करना है इसी जैसा हमने जी का किया है, सेम इसके जगह एच ले लेंगे। एच लेकर के मान लो किसी का भी हम बना सकते हैं एक, और मैं यहाँ पे नीचे एक बार कर देता हूँ, उसके बाद समझ, जैसे हम एंट्रोपी की बात करें, है ना, तो एंट्रोपी को भी हम फंक्शन लेके चलेंगे किसका, टेम्परेचर, प्रेशर, एक एन आई कंपोनेंट और एन जे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का। सेम इसका भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, डी एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी एस बाई डी टी लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर, एन आई और एन जे को कांस्टेंट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी टी। फिर यहाँ पे लिखेंगे डी एस, इस बार प्रेशर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा एन आई, और एन जे आपका कांस्टेंट हो जाएगा, इसको रखेंगे डी पी। फिर इसके बाद एक बार एन आई के रेस्पेक्ट में करेंगे डी एस बाई डी एन आई। तो यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर और एन जे आपका कांस्टेंट हो गया तो एन आई लिखेंगे डी एन आई, प्लस सेम इसको करेंगे डी एस बाई डी एन। अगर जे के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टेम्परेचर, प्रेशर और एन आई, आपका एन आई है लास्ट, एन आई कांस्टेंट होगा, ये लिखेंगे डी एन जे। तो ऐसा करेंगे, फिर वही करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर करते हैं तो क्या हो जाता है, डेल्टा पी जीरो होता है, डेल्टा टी ही जीरो होता है। तो वही सेम है यहाँ पर, है ना, डेल्टा टी जीरो और डेल्टा पी जीरो। तो ये दोनों टर्म आपका जीरो हो गया, दोनों टर्म जीरो हो गया, ये भी जीरो। तो बचेगा क्या, इधर बचा डेल्टा एस, तो डेल्टा एस बचा और डी एन आई, है ना। तो टेम्परेचर, प्रेशर और एन जे, तो ये बोलेंगे डी एन आई, प्लस इधर क्या बचा, डी एस इज इक्वल टू डी एन जे, डी एन जे है, और इधर टेम्परेचर, प्रेशर और एन आई और डी एन जे। तो ये हमारा हो गया आपका। तो इसमें से ये वाला पार्ट में जैसे उसमें भी बताया था, जी के ये वाला वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, या फिर ये वाला वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इसी वैल्यू को हम बोलते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, पार्शियल मोलर एंट्रोपी बोलेंगे, क्योंकि एस हमारा क्या होता है, एंट्रोपी होता है, पार्शियल मोलर एंट्रोपी। इस बार प्रॉपर्टीज में हमारा क्या आ जाएगा, एंट्रोपी हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था प्रॉपर्टीज वाई को हम अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं, तो एंट्रोपी के फॉर्म में लिखेंगे तो पार्शियल मोलर आपको एंट्रोपी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एस आई लिख देंगे। एस आई को कैसे डिफाइन करेंगे, तो डी एस बाई डी एन आई, है ना। तो टेम्परेचर, प्रेशर और एन जे, या फिर आप एस जे लिखना चाहोगे तो डी एस बाई डी एन जे और टेम्परेचर, प्रेशर और एन आई। तो ये आपका पार्शियल मोलर फॉर्म में लिखने का ट्रिक है, ठीक। तो ये समझ में आ गया आपको। अब मैं ऊपर में सभी का एक एक करके लिख देता हूं, है ना। आप उसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं अगर करना चाहें तो सबसे पहले मैं अगर इंटरनल एनर्जी के लिखूं ई आई का, तो क्या लिखेंगे, डी ई बाई एन आई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ई आई लिखा हूं इसीलिए। तो क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर और एन जे को कांस्टेंट रखेंगे। तो एक हो गया, एक ये क्या है हमारा, पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी, पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी। ये हो गया हमारा एक टर्म। अगर आपसे क्वेश्चन आता है मैं बताऊंगा अभी कैसे आपका ना। ये हो गया इंटरनल एनर्जी। अगर हम हेल्महोल्ट्ज एनर्जी की बात करें तो क्या लिखेंगे, ए आई, इसको लिखेंगे डी ए आई डी एन आई लिख देंगे। उसके बाद टेम्परेचर, प्रेशर और एन जे को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या कहलाएगा, पार्शियल मोलर हेल्महोल्ट्ज एनर्जी बोल देंगे, या फिर गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ठीक। उसके बाद सेम जी का तो मैंने बताया है, जी आई को क्या लिखेंगे, डी जी बाई डी एन आई, और क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर और एन जे, है ना। सब बीच में क्या कॉमर्स है। ये होगा हमारा पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी। और क्या उसके बाद एंथैल्पी के फॉर्म में लिखेंगे तो एच आई लिखेंगे, एच आई में लिखेंगे डी एच बाई डी एन आई, इसको भी टेम्परेचर, प्रेशर और एन जे को कांस्टेंट रखेंगे तो ये कहलाएगा आपका पार्शियल मोलर, क्या कहलाएगा, एंथैल्पी, ई एन टी एच एल ए पी वाई,
ठीक है, तो ये हो गया, आपको ऐसी हीट कैपेसिटी लिख सकते हैं। एंट्रोपी को मैंने बता ही दिया है नीचे में, तो आपको एंट्रोपी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंथैल्पी, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसको डिराइव करना है। क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चंस में अगर आता है पार्शियल मोलर एंट्रोपी को लिखिए, तो आपको कैसे लिखना है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखना कैसे आपको डेफिनेशन में, अगर इसको मिटा दें, इस डेफिनेशन को देखो, हम सभी के लिए एक एक इसी डेफिनेशन में लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं उसको एक एक करके, तब आपको आसानी से समझ में आएगा कि आपको लिखना कैसे है ना, डेफिनेशन के फॉर्म में अगर देखें तो देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस वाले तो लिखना डेफिनेशन। फर्स्ट वाला डेफिनेशन देखो, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज ऑफ एनी कंपाउंड आई इज आइडेंटिफाई एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ द प्रॉपर्टीज जो लिखा है, इसी प्रॉपर्टीज की जगह पे आपको लिखना होगा जो आपसे पूछा जाए। जैसे पार्शियल मोलर एंट्रोपी पूछा है, तो आप प्रॉपर्टीज की जगह क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एंट्रोपी। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज का क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज को हटा के एंट्रोपी लिख देंगे। विद द चेंज इन अमाउंट या मोल ऑफ कंपाउंड सेम रहेगा। फिर व्हेन टेम्परेचर, प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम्स आर कांस्टेंट, तो आप इतना सब सेम रहेगा। ओनली आपको प्रॉपर्टीज को जो भी आपसे पूछा जाए, पार्शियल मोलर एंट्रोपी पूछा है तो एंट्रोपी लिख देंगे प्रॉपर्टीज की जगह, पार्शियल मोलर एंथैल्पी पूछा है तो प्रॉपर्टीज की जगह पे एंथैल्पी लिख देंगे, और इस डेफिनेशंस को पूरा लिख देंगे तो आपको आसानी हो जाएगा। बस उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद अगर पार्शियल मोलर एंट्रोपी पूछा है तो मैं जैसे बोला हूं कि एस आई लिखेंगे, और उसके बाद नीचे में लिख देंगे डी एस बाई डी एन आई लिख देंगे, है ना। उसके बाद लिख देंगे टेम्परेचर, प्रेशर और एन जे हमारा कांस्टेंट है, तो इस फॉर्म में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इससे आपको आराम से क्लियर हो जाएगा आपका डेफिनेशन लिखने का मैं बता रहा हूं। बस प्रॉपर्टीज को आपको चेंज करके एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, जिस भी क्वेश्चन में जैसा भी पूछा जाए, पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, पार्शियल मोलर एंथैल्पी, तो आपको उसको हटा के लिख देना है बस। अगर इसमें भी लिखना चाहें, सेकंड टाइप के डेफिनेशन में लिखना चाहेंगे, तो भी आप इस वाले पॉइंट याद रखें, ये जो प्रॉपर्टीज लिखा है, इसी प्रॉपर्टीज को हटा के वाई आई को भी हटा देना। वाई आई को हटाने के बाद आपको प्रॉपर्टीज लिख देना है एंट्रोपी, और इस बार वाई आई की जगह क्या लिखेंगे, एस आई लिख देंगे, क्योंकि एंट्रोपी के लिए एस होता है तो एस आई लिख देंगे। बाकी सबको सेम लिखेंगे, बस यहाँ पे वाई आई जहां जहां पर है उसको एस आई लिख देंगे, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज पूछा जाए, व्हाट इज पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज पूछा जाए, तो आपको जनरल इक्वेशन लिखना है। जैसे मैंने ये बताया ना, जनरल इक्वेशन वाई आई के फॉर्म में, जहां पे आप बता दो कि वाई आई क्या है, एक प्रॉपर्टीज है, जहां पे आप क्या बता देंगे, वाई क्या है, प्रॉपर्टीज है, चाहे एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एनर्जी, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अगर पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज पूछेगा क्वेश्चन में, तो आपको जनरल फॉर्म में लिखना है। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिक पूछेगा कि एंट्रोपी, एंथैल्पी, तब आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज की जगह पे एंट्रोपी, एंथैल्पी या एनर्जी को रिप्लेस करके लिख देंगे, और बाकी डेरिवेशन आप कर देंगे, है ना। साथ में साथ अगर आपके पास स्पेस है या फिर, तो उसमें आप क्या करेंगे, इस फॉर्म का डेरिवेशन भी करेंगे, इस वाले फॉर्म को फंक्शन मान के, एज ए फंक्शन मान लेना एंट्रोपी के लिए, टेम्परेचर, प्रेशर, एन आई एन जे। सेम एंथैल्पी की बात करेंगे तो फंक्शन मान लेंगे टेम्परेचर, प्रेशर, एन आई और एन जे, ऐसा करके फंक्शन मानने के बाद आप इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर लिख के आप सॉल्व करके दिखा देंगे कि इसको हम बोलते हैं पार्शियल मोलर एंथैल्पी, जो भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप एक एक करके आराम से समझे इसको, है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूल्स को देख लें किस टाइप से हम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।